हेलो एवरीवन, यह है सीआरपीसी का वीडियो जिसमें है पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट्स मैं पहले बना चुकी हूँ, तो प्रीवियस वीडियोज आप देख लीजिए। ये पार्ट 4 है जिसमें मैं बात कर रही हूँ चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स एंड एड टू मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस। मतलब सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स के पास क्या पावर होती है और मजिस्ट्रेट और पुलिस की हेल्प करने के सेक्शन इसमें बताए गए हैं। 36 to 40 सेक्शन है, 36 to 40। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36, पुलिस ऑफिसर्स सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station। तो सेक्शन 36 हमें क्या कहता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है जो कि सुपीरियर है रैंक में, किसके? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के। ठीक है, तो वो सेम पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज करता है पुलिस स्टेशन का, वही सेम पावर्स सुपीरियर रैंक का ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, थ्रू आउट द लोकल एरिया इन विच दे आर अपॉइंटेड, उस एरिया के अंदर जिसमें कि वो अपॉइंट किए जाते हैं। एज मे बी एक्सरसाइज बाई सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन, उनकी जो पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में जो वो एक्सरसाइज करते हैं पावर्स को, वही सेम पावर्स सुपीरियर रैंक के पुलिस ऑफिसर उनको जिस एरिया में अपॉइंट किया जाता है उस एरिया में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 37, सेक्शन 37 क्या करता है? एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट ए मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। सेक्शन 37 करता है कि प्रत्येक पर्सन मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने के लिए बाउंड होता है। ठीक है, किसकी? जो कि जिसको कि वो हेल्प को डिमांड करते हैं। अगर वो कहते हैं किसी पर्सन से कि आपको इस केस में ये कार्य करना है, तो वो बाउंड है वह पर्सन कि उनको हेल्प करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें ए ऑप्शन 3 दिए हैं, ए बी सी। ठीक है, ये देखिए, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate or police officer is authorized to arrest। ठीक है, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, जिस पर्सन को अरेस्ट करना के लिए ऑथराइज है, मतलब मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो उसको अरेस्ट करवाने में हेल्प करेगा बंदा, और साथ में प्रिवेंटिंग द एस्केप, रहा है बचकर, तो उससे उसको रोकने में हेल्प करनी होगी। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, शांति भंग कर रहा है कोई, तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको रोकने में हेल्प करना, प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, कोई शांति भंग कर रहा है, उसको दबाने में या उसको रोकने में हेल्प करना। सी है, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजुरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक अथॉरिटी। देखिए, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ को इंजोर करने की या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंजूरी करने के लिए कोई अटैम्प्ट किया गया है, तो उसको रोकने में भी हेल्प करना ड्यूटी है पर्सन की। देखिए, नोट क्या है? ओमिशन टू असिस्ट सच पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 187 IPC। क्या बताया है इसमें कि किसी पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने से ओमिट करना, मतलब असिस्ट नहीं करना, जहाँ पर कि वह पर्सन बाउंड है कि वो असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा पब्लिक अथॉरिटी की, और वो ओमिट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा, और ये पनिशेबल है किसमें? अंडर सेक्शन 187 IPC के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या कहता है? डील्स विद एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट। मतलब वारंट को एग्जीक्यूट करने में पर्सन की हेल्प करना अदर देन पुलिस ऑफिसर। 38 बात करता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई वारंट है या किसी और पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और पर्सन को ऑथराइज किया गया है कि वो वारंट को एग्जीक्यूट करे,
तो उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करना सेक्शन 38 बताता है। सेक्शन 39 देखिए, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और द इंटेंशन ऑफ एनी पर्सन। सेक्शन 39, every person aware of commission of or the intention of any other person to commit certain offences shall forthwith give information to the nearest magistrate or police officer of the same। तो हमें सेक्शन 39 ये कहता है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि किसी भी ऑफेंस के कमीशन के लिए अवेयर है या किसी दूसरे पर्सन का उसको इंटेंशन पता है कि ये इस ऑफेंस को कमिट करने वाला है, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। उसको पहले ही इन्फॉर्मेशन देनी होगी। किसको देगा, या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देगा या पुलिस ऑफिसर देगा। ठीक है, तो ये 39 बताता है कि जो भी ऑफेंस कमिट होने वाला है और अगर वह पर्सन उसके लिए अवेयर है या जो ऑफेंस करने वाला है उसका इंटेंशन पता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को देनी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन, सेक्शन 41 to 60। देखिए, अंडर सेक्शन 41 एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट ए वारंट और ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट अरेस्ट एनी पर्सन। ठीक है, सेक्शन 41 हमें क्या, अरेस्ट की बात करता है। तो ये क्या कह रहे हैं, कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कब कर सकता है, हु इज़ एन ऑफेंडर ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जबकि जिसने ऑफेंस किया है वह कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है ऑफेंडर ने। कीप्स इन पोजीशन सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी और थिंग्स रिलेटिंग टू हाउस ब्रेकिंग, या फिर उस पर्सन के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो संभावित रूप से वह स्टोलन प्रॉपर्टी है जो कि उसके पोजीशन में है, ऐसा कोई डाउट पुलिस ऑफिसर को है, तो शक के गुनाह पर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और थिंग्स रिलेटिंग टू हाउस ब्रेकिंग, मतलब हाउस ब्रेक करके उसने कोई चीज़ ली है। या फिर इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर द कोड और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इस कोड के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है। ठीक है, फोर्थ है ओवरस्ट्रक्स ए पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जो कि पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी, जबकि वह है ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को अपने कार्य करने में बाधा डालता है। हु हैज़ एस्केप्ड, जो भाग चुका है या भागने का प्रयास कर रहा है लॉफुल कस्टडी से, ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिफ्थ है रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन, जिसको कि यह रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेज से ये भागा हुआ है, ऐसे बंदे को भी अरेस्ट किया जा सकता है, डेजर्टर है फ्रॉम एनी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, इज कनेक्टेड विद एन ऑफेंस पनिशेबल इन इंडिया बट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि ऐसे किसी ऑफेंस के साथ वह पर्सन कनेक्ट है जो कि इंडिया में पनिशेबल है लेकिन उसने इंडिया के बाहर कमिट किया है। ठीक है, ऐसा कोई ऑफेंस जो कि इंडिया के बाहर कमिट किया गया है लेकिन इंडिया में पनिशेबल है, और ऐसे किसी ऑफेंस के साथ अगर कनेक्टेड है बंदा तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सेवेंथ देखिए, इज ए रिलीज्ड कन्विक्ट वायलेटिंग एनी लॉ रूल और कंडीशन ऑफ बॉन्ड, मतलब एक छोड़ा हुआ कन्विक्ट है, छोड़ा हुआ दोषी है जिसने कि मतलब रिलीज किया हुआ कन्विक्ट है जो कि लॉ को वायलेट कर रहा है या अपनी बॉन्ड की, जैसे हम प्रोविशन वगैरह पर छोड़ देते हैं ना, तो उसने एक बॉन्ड भरा हुआ है, बॉन्ड की कंडीशंस को वायलेट कर रहा है, रूल्स को, कंडीशंस को, लॉ को वायलेट कर रहा है, ऐसा कोई रिलीज कन्विक्ट है। और एट्थ पॉइंट है हैज़ बीन रिक्वेजेंट फॉर अरेस्ट बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर, किसी अदर प्रोफिसर के द्वारा उसको रिक्वायरमेंट है अरेस्ट करने की उस बंदे को, तब भी अरेस्ट कर सकता है। तो देखिए, प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेज वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन्स इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट, कि एक पुलिस ऑफिसर उन सारे केसेज में जहाँ पे कि पर्सन को अरेस्ट करना आवश्यक होता है, ठीक है, इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग, और वो नहीं करता है तो उसको राइट रीज़न देना होगा अपना कि उसने क्यों नहीं उस बंदे को अरेस्ट किया, इसके लिए रीज़न देना होगा। कौन है, कौन ने
मजा आएगी। और एक बार डिस्कस करते हैं कि किस किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जाएगा बिना किसी वारंट के या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। देखिए, जबकि ऑफेंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है ऑफेंडर ने। सेकंड, सस्पेक्टेड स्टॉलन प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है या कोई हाउस ब्रेकिंग से संबंधित कोई चीज़ है। थर्ड है कि वह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग या स्टेट गवर्नमेंट ने के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी है और उसके कार्य में बाधा डाल रहा है, या वह एस्केप्ड है यानी भागा हुआ है, या अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी भागने का प्रयत्न कर रहा है। डेजर्टर है फ्रॉम एनी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन के आर्म्ड फोर्सेज का डेजर्टर है और उसके सस्पेक्टेड है कि यह डेजर्टर है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कनेक्टेड विद एन ऑफेंस पनिशेबल इन इंडिया, मतलब कोई ऑफेंस जो कि किया तो इंडिया के बाहर है लेकिन वह इंडिया में पनिशेबल है, ऐसे ऑफेंस के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है। रिलीज कन्विक्ट वायलेटिंग एनी लॉ रूल और कंडीशन ऑफ बॉन्ड, कोई छोड़ा हुआ दोषी आदमी जिसको प्रोविशन वगैरह पर छोड़ा हुआ है और उसने बॉन्ड की कंडीशंस को वायलेट किया है। और नेक्स्ट क्या है, किसी पुलिस ऑफिसर को उसकी रिक्वायरमेंट है अरेस्ट करने के लिए, और इन केस जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है पुलिस ऑफिसर नहीं करता, तो पुलिस ऑफिसर को राइटिंग में रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है इस पर्सन को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोटिस सेक्शन 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। देखिए, पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर करने का नोटिस। तो फर्स्ट देखिए, द पुलिस ऑफिसर शैल 1 मिनट इन ऑल केसेज वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 issue a notice directing the person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। देखिए, क्या है कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस देगा पर्सन को जहाँ पे कि पर्सन को अरेस्ट करना आवश्यक नहीं है अंडर सेक्शन 41 सब क्लॉज 1। ठीक है, पर अरेस्ट करना आवश्यक नहीं है और जिस पे कि सस्पिशन है, रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस ऑफिसर उसको क्या करेगी, नोटिस देगी कि जब भी हम चाहें और जिस प्लेस पर चाहें आपको बुला सकते हैं। ठीक है। सेकंड देखिए, वेयर सच नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। किसी भी पर्सन को जब ये नोटिस इशू किया जाता है तो उस पर्सन की ड्यूटी होती है कि वह उस नोटिस की जो भी टर्म्स हैं, कंडीशंस है, उनको कंप्लाई करे। थर्ड देखिए, वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन द नोटिस अनलेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड। ये कह रहे हैं कि जब अगर वह पर्सन जो भी नोटिस में कंडीशंस दी गई है उनको कंटिन्यू कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि कोई स्पेशल रीज़न है अपने पास जिसको रिकॉर्ड किया जा सके कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, तब तक पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करेगा अगर वो नोटिस की कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा है। ठीक है। फोर्थ देखिए, where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwillingly to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by competent court, arrest him for the offence mentioned in the notice। ये क्या कह रहे हैं कि जब भी वह पर्सन किसी भी टाइम उस नोटिस की टर्म्स को कंप्लाई करने में फेल हो जाता है और अनविलिंगली टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, और अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे बीन पास्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, जैसा कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर्स पास किए जाएं, उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो भी नोटिस में जो ऑफेंस दिया गया है कि इस ऑफेंस के लिए इनको बुलाया जा रहा है, ये सस्पेक्टेड है, उस ऑफेंस को करने के बेस पर उसको अरेस्ट कर सकता है अगर वो नोटिस की टर्म्स को कंप्लाई नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 42। अंडर सेक्शन 42 व्हेन एनी पर्सन
who in the presence of police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on demand of such officer to give his name and residence or gives a false name or address, then such officer may arrest that person to ascertain his name or address. देखिए सेक्शन 42 क्या कहता है कि जब कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को पता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जब पुलिस ऑफिसर उससे नाम पूछता है या उसका रेजिडेंस पूछता है तो वो बताने से मना कर देता है या गलत बताता है, झूठा नाम और एड्रेस बता रहे हैं, तो क्या करेगा, ऐसा जो ऑफिसर है वो उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, ताकि उसके नाम और एड्रेस का सही पता किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 43 एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये क्या करें, कोई भी सेक्शन 43 बताता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। तो प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करेगा, जबकि जो कि उस प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में अगर कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, इस एंड का ध्यान रखना, इसको और मत कर देना, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है कमिट, या फिर वह कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उस केस में सेक्शन 43 के अंदर प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 44 देखिए, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर फॉर हुज अरेस्ट he is competent at that time and in the circumstances to issue a warrant। देखिए सेक्शन 44 क्या कहता है कि जब कोई ऑफेंस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कमिट किया जाता है, चाहे वह एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल हो, ठीक है, मजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल हो, उसकी प्रेजेंस में किया जाता है, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में किया जा रहा है, तो वह खुद भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, और या फिर किसी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है कि वह उस ऑफेंडर को अरेस्ट करे, ठीक है, फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट दैट टाइम, जिसके अरेस्ट करने के लिए वह कॉम्पिटेंट है, एंड इन द सर्कमस्टांसेस टू इशू ए वारंट, मतलब वह जज या मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है और उसके लिए वारंट इशू करने के लिए भी कॉम्पिटेंट है। ऐसे में वह खुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है। नायरा तू क्यों बार बार आवाज़ किए जा रही है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, या तो तू मेरे बगल में मत बैठ, ये इनको निकाल ले। सेक्शन 45 क्या कहता है देखिए, नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन और परपोर्टेड टू बी डन बाय हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्सेप्ट बाय कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो बाय नोटिफिकेशन सो डायरेक्ट। देखिए क्या कह रहे हैं सेक्शन 45 कि कोई भी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन के आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई भी चीज़ उनके द्वारा यदि की गई है या मानी गई है कि इन्होंने की है, ठीक है, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे रहते हुए कोई भी कार्य उन्होंने किया है तो उसके लिए उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट बाय कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, किसके अलावा, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट हो कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन के द्वारा, तो ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है, अन्यथा सेक्शन 45 हमें बताता है कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 46 देखिए, हाउ एन अरेस्ट शैल बी मेड। सेक्शन 46 क्या कहता है, अरेस्ट का प्रोसीजर बताता है कि कैसे अरेस्ट किया जाना है। देखिए, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। देखिए क्या है कि पुलिस ऑफिसर को या किसी पर्सन को जिसको कि अरेस्ट किया जाना है, अगर वर्ड्स के द्वारा या एक्शन के द्वारा वह बंदा सबमिशन नहीं कर देता अपने आप का, वो कस्टडी में
तो वह पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, टच करेगा या बॉडी को कन्फाइन करेगा। ये वह पुलिस ऑफिसर इतना कर सकता है, पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसे टच और कन्फाइन कर सकता है अगर वो अपने आप से अब सबमिशन नहीं कर दे। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द इंडिविजुअल टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेट द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। यदि ऐसा पर्सन क्या करता है, फोर्सिबली रेसिस्ट करता है अरेस्ट को, अरेस्ट मतलब जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो उसको रेसिस्ट करता है, उसका विरोध करता है, प्रयत्न करता है दूर करने का, या अटेम्प्ट्स टू इवेट द अरेस्ट, अरेस्ट को का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है, तो वह जो पुलिस ऑफिसर है या पर्सन जो कि ऑथराइज है वह सारे नेसेसरी मीन्स का यूज कर सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है। थर्ड देखिए अब, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स ए राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपके एमसीक्यूज में आता है। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि इस सेक्शन में कोई भी चीज़ पुलिस ऑफिसर को यह राइट नहीं देती कि वह किसी पर्सन को अरेस्ट करते हुए उसकी डेथ कर दे। ठीक है, मतलब डेथ करने का राइट पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया गया है, लेकिन किस केस में वो डेथ भी कमिट कर सकता है। तो देखिए, इफ़ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यदि उसने डेथ और एलआई का कोई ऑफेंस किया है और वो अरेस्ट करने से अपने आप को बचाना चाह रहा है तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर डेथ भी कमिट कर सकती है। ठीक है, लेकिन अदर केसेज में डेथ और एलआई के अलावा किसी दूसरे ऑफेंस के लिए अरेस्ट करने में डेथ नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन एक्सेप्शनल केसेज ओनली ए वुमन मे बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट and before sunrise, and that too by a woman police officer with prior permission of judicial magistrate of first class having local jurisdiction। ये क्या कह रहे हैं कि वैसे तो क्या है कि वुमन को दिन में ही अरेस्ट करना है, रात में नहीं करना, मतलब बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज वुमन को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में एक वुमन को क्या है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज मतलब नाइट में भी अरेस्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय ए वुमन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, एक वुमन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए और प्रायर परमिशन होनी चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जिसका कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन है उस एरिया का, उस एरिया के जेएमएफसी की परमिशन के द्वारा ही, प्रायर परमिशन लेकर ही किसी वुमन को नाइट में अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 47 क्या कहता है? रिलेट्स टू सर्च ऑफ ए प्लेस एंटर्ड बाई पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। मतलब कोई पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो किसी एरिया में, किसी प्लेस में एंटर कर चुका है तो उस प्लेस को सर्च कर सकते हैं। सेक्शन 47 के अंदर ऐसा सस्पेक्ट है कि ये पर्सन वहाँ घुस गया है जिसको अरेस्ट करना है, इस मकान के अंदर है, तो उस मकान को सर्च किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 48 डील्स विद परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन। इसमें क्या है, क्या कहता है सेक्शन 48 की, जबकि दूसरे जुरिसडिक्शन में कोई ऑफेंडर है या कोई अरेस्ट पर्सन भाग रहा है तो उसका पीछा किया जा सकता है। मतलब कोई भी ऑफेंडर है जिसने अपराध किया है और वो दूसरे जुरिसडिक्शन में है तो पुलिस ऑफिसर उसका वहाँ पीछा कर सकती है। और सेक्शन 49 बताता है देयर शुड बी नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, नो, कोई भी अननेसेसरी बाधा उसको नहीं डालनी है, अननेसेसरी उसको परेशान नहीं करना है, जबकि कोई अरेस्टेड पर्सन है, मतलब अरेस्टेड पर्सन को कोई भी अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। अंडर सेक्शन 50 क्या बात करता है? टू इम्पॉर्टेंट राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स हैव बीन स्टेटेड दैट एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग ए पर्सन विदाउट वारंट shall communicate to him the ground of such arrest और his right of bail। देखिए, सेक्शन 50 क्या बात करता है? दो इम्पॉर्टेंट राइट्स की बात करता है अरेस्टेड पर्सन को। किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको दो राइट्स मिलते हैं, वो बताता है सेक्शन 50। क्या क्या बताता है कि
कोई भी पर्सन या कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई पर्सन जिसको ऑथराइज किया है पर्सन को अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट, तो वो क्या करेगा, उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड्स बताएगा कि हम आपको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। उस पर्सन को अधिकार है कि वो जाने कि मुझे किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको बेल राइट, मतलब जो राइट होता है उसका बेल का, कि उसको जमानत मिल सकती है, तो राइट ऑफ बेल भी उसको बताया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 50A, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग ए पर्सन shall forthwith give information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relative, etc. as may be disclosed or nominated by the arrested person. सेक्शन 50A में क्या कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन है जो कि उस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है उस पर्सन के अरेस्ट की, और जहाँ पे कि उस बंदे को रखा गया है अरेस्ट करके, तो वो किसको देगा, उसके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को जिसको कि अरेस्टेड पर्सन के द्वारा नॉमिनेट किया गया है या उसका नाम दिया गया है कि इस बंदे को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो उस पर्सन को इन्फॉर्म किया जाएगा अरेस्ट के बाद। यह हमें बताता है 50A। अब देखिए सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या कहता है, when the police officer or any other person arresting a person and makes over the persons arrested to the police officer। देखिए, जबकि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन जो कि अरेस्ट कर रहा है एंड मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड टू पुलिस ऑफिसर, देन द पुलिस ऑफिसर मे सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स। तो वो क्या करेगा, जैसे कि पुलिस ऑफिसर है, कोई भी पर्सन है जो कि अरेस्ट करना है, ठीक है, तो वो पुलिस ऑफिसर उस प्लेस को, उस पर्सन को सर्च कर सकता है। ठीक है, जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है या जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है, वो उस अरेस्टेड पर्सन को सर्च कर सकता है, और जो भी आर्टिकल्स उसके पास हैं उसे वो सेफ कस्टडी में रखेगा। लेकिन किन चीज़ों को नहीं लेगा, उसके बियरिंग अपैरल, जो कपड़े उसने पहने हुए हैं, ठीक है, उनको वो अपनी कस्टडी में नहीं लेगा। एंड व्हेन एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन ए रिसिप्ट देयर ऑफ शैल बी गिवन टू सच पर्सन। और जब उस अरेस्टेड पर्सन के आर्टिकल्स को सीज किया जाएगा ना, तो उसकी पूरी लिस्ट उस पर्सन को दी जाएगी कि हमने आपके ये आर्टिकल्स कस्टडी में लिए हैं। व्हेन सर्च ऑफ फीमेल इज कॉज्ड इट शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। जब भी किसी फीमेल की सर्च की जा रही है तो वो किसी दूसरी फीमेल के द्वारा ही की जाएगी। मेल ऑफिसर फीमेल को सर्च नहीं करेगा, ठीक है, उसकी तलाशी नहीं लेगा, फीमेल ही लेगी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, पूरी डिसेंसी का ध्यान रखते हुए। इफ़ ड्यूरिंग सर्च द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन अरेस्टिंग ए पर्सन टेक्स फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन एनी ऑफेंसिव weapons shall deliver all such weapons before the competent court or the officer। तो सेक्शन 52 क्या कहता है, weapons की बात करता है कि जब भी अगर सर्च के दौरान कभी कोई ऑफेंसिव वेपन निकल रहा है उस पर्सन के पास तलाशी में, तो वह सारे वेपन्स क्या कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास या ऑफिसर के पास जाएंगे, ठीक है, उनको डिलीवर करने होंगे पुलिस ऑफिसर को। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या कहता है, when there are reasonable grounds to believe that medical examination of the person of accused will afford evidence as to the commission of the offence, then it shall be lawful for a registered medical practitioner acting in good faith at the request of the police officer not below the rank of sub-inspector to make such an examination of the person arrested। ये क्या करेंगे कि सेक्शन 53 में जब कोई रीजनेबल ग्राउंड्स होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन यदि किया जाए उस पर्सन का, एक्यूज्ड पर्सन का, तो कुछ एविडेंस मिलेंगे, ठीक है, ऑफेंस कमिट होने के कुछ एविडेंस मिलेंगे अगर इस पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, तो वह पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, किससे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से,
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, टू मेक एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड. Whenever the person of a female is to be examined, the medical examination shall be made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner. जब कभी फीमेल की का कोई एग्जामिनेशन करना है तो उसमें क्या होगा, जो एग्जामिनेशन है वो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ही सुपरविज़न में किया जाना चाहिए, फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविज़न में. नेक्स्ट देखिए, इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 53 वर्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैव बीन एक्सप्लेन. ठीक है, सेक्शन 53 का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें एग्जामिनेशन को और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट देखिए, इन द सेक्शन 53A it has been provided that medical examination of accused of rape or attempt to rape shall be got done by a registered medical practitioner employed in a government hospital or local authority. ठीक है, ये क्या करें कि 53A हमें क्या बताता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना है किसका, रेप एक्यूज्ड का. रेप एक्यूज्ड मतलब कोई फीमेल है जिसके ऊपर रेप किया गया है या रेप का अटेम्प्ट किया गया है, उसका यदि मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना है तो कौन करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंट है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी. एंड इन एब्सेंस, यदि वह एब्सेंट है मतलब यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई ऐसी लोकल अथॉरिटी है, तो बाई सच ए प्रैक्टिशनर प्रैक्टिसाइजिंग विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स, मतलब 16 किलोमीटर की जो रेडियस है उसके अंदर प्रैक्टिसिंग करता हुआ कोई प्रैक्टिशनर यह कार्य कर सकता है. एंड हुज मेडिकल रिपोर्ट विदाउट डिले शैल बी फॉरवर्डेड थ्रू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू द कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट. ठीक है, और जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो बिना किसी डिले के, मतलब बिना देरी किए हुए सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाएगी और वह उसे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेयर इज अंडर सेक्शन 54 में क्या बताया, व्हेन एन अरेस्टेड पर्सन और एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट और एन एक्यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन in custody request that examination of his body will afford evidence which will disprove the commission of offence by him, which will establish the commission of offence by any other person against his body, then the magistrate may direct examination of the body of such person by a registered medical practitioner. देखिए सेक्शन 54 क्या कह रहा है हमें कि जब कोई अरेस्टेड पर्सन या एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, ठीक है, और एन एक्यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन, या फिर जो पर्सन है जिसको कि कस्टडी में रखा गया है उस डिटेंशन के दौरान उसको ले जाया जा रहा है और वह पर्सन खुद एक्यूज्ड हिमसेल्फ रिक्वेस्ट, एक्यूज्ड अपने आप यदि वह रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी बॉडी का एग्जामिनेशन करवाया जा सके जिससे कि एविडेंस मिल सकते हैं किस चीज़ के कि ये ऑफेंस मेरे द्वारा नहीं किया गया है, इस चीज़ को ये प्रूव करेगा. ठीक है, इस टाइप के कोई ऑफेंस मिल सकते हैं. और क्या पता चलता है कि ये जो बॉडी के उसकी बॉडी पर जो ऑफेंस किया गया है, किसी भी पर्सन की बॉडी पर जो ऑफेंस किया गया है वो किसी और पर्सन के द्वारा किया गया है. मतलब एक तरीके से उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं कि दोष मुक्त करने के लिए जो कि पर्याप्त होंगे ऐसे एविडेंस मिल सकते हैं कि ये जो ऑफेंस है ये इस पर्सन ने नहीं किया, तो और वह पर्सन खुद रिक्वेस्ट कर रहा है मजिस्ट्रेट से, तो मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है उस बॉडी को, उस पर्सन की बॉडी को, कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इसकी जांच करवाई जाए. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ अफोरसेड एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड by registered medical practitioner to the arrested person or his nominated person. ये जो रिपोर्ट आएगी उसकी एक कॉपी फर्निश की जाएगी
अरेस्टेड पर्सन को, या अरेस्टेड पर्सन ने जिसको नॉमिनेट किया है उस पर्सन को दी जाएगी। किसके द्वारा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। जो भी रिपोर्ट की कॉपी आती है वो अरेस्टेड पर्सन को या उसके द्वारा नॉमिनेटेड किसी पर्सन को दी जाएगी। देख नेक्स्ट है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर द कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर कॉम्पिटेंट कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि वह आइडेंटिफिकेशन को, अरेस्टेड पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए निर्देश थे। सेक्शन 54A कहता है इस बात को। प्रोवाइडेड that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of judicial magistrate, who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with. इसका प्रोवाइजो क्या कहता है कि यदि कोई पर्सन जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है अरेस्टेड पर्सन को, वह फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगी, जो कि वह यह डिसाइड करेगा कि अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि उस पर्सन को कंफर्ट हो, उस तरीके से आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस करवाई गई है, ठीक है, उन मेथड्स के साथ करवाई गई है जिससे कि वह पर्सन कंफर्टेबल फील करे। नेक्स्ट प्रोवाइजो है, इफ़ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, यदि जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है अरेस्टेड पर्सन को वह खुद मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, तो वह जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसको क्या किया जाएगा, वीडियोग्राफ किया जाएगा। ओके, सेक्शन 57 देखिए। सेक्शन 57, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ए पर्सन अरेस्टेड फॉर एन अनरीजनेबल पीरियड विदाउट वारंट। बिना किसी वारंट के कोई भी पुलिस ऑफिसर एक रीजनेबल पीरियड से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकता किसी भी पर्सन को। सच पीरियड शैल नॉट, इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167, exceed 24 hours, exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। देखिए यह पीरियड जो है ना, जब तक स्पेशल ऑर्डर नहीं आए मजिस्ट्रेट के अंडर सेक्शन 167, जब तक मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर ना कर दे तो वह 24 घंटे से ज़्यादा उस पर्सन को कस्टडी में नहीं रख सकता पुलिस ऑफिसर। और इसमें जो जर्नी का टाइम है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, जो कि अरेस्ट करने के प्लेस से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 58, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ़ ही सो डायरेक्ट्स टू सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द रिपोर्ट ऑफ द केस ऑफ ऑल पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन द लिमिट्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेशन। देखिए क्या होता है, सेक्शन 58 के अंदर जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो क्या करेगा, डीएम को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और इफ़ ही सो डायरेक्ट, अगर डीएम ये कहता है कि नहीं मुझे मत करो एसडीएम को करो, तो वह डीएम की जगह एसडीएम को रिपोर्ट करेगा कि क्या करेगा, केसेज ऑफ ऑल पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट। विदाउट वारंट जितने भी पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है, जितने भी केसेज हैं उनके बारे में वह रिपोर्ट देगा, ठीक है, कि इतने लोग बिना विदाउट वारंट अरेस्ट किए गए हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेशन। इस रेस्पेक्टिव स्टेशन की लिमिट के अंदर विदाउट वारंट इतने अरेस्ट के केस आए हैं वो डीएम या एसडीएम को रिपोर्ट की जाएगी। एनी पर्सन अरेस्टेड बाय द पुलिस शैल ओनली बी डिस्चार्ज्ड ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। देखिए सेक्शन 59 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको कि अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा उसको कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, या तो उसका बॉन्ड भरवाया जाएगा या बेल पर या मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर के अंडर उसको अरेस्ट किया जाएगा, और कोई मेथड से उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, केवल यही मेथड से जिससे डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे इसके हो गए हैं सेक्शन 41 to 60 के। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।